नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मेरा नाम है जसवीर चौहान और आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग। लेट्स मेक इट सिंपल। आज का हमारा टॉपिक है पावर प्लांट्स और ये आपकी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। सेकेंड यूनिट में आपके आते हैं बॉयलर्स, टरबाइंस एंड पावर प्लांट्स। बॉयलर्स को हमने पहले पढ़ लिया है, टरबाइंस पढ़ लिया है और अब है पावर प्लांट्स। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं उनके बारे में तो यहीं कहीं पे आपको वीडियोस के थंबनेल दिख जाएंगे, उनको जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पावर प्लांट्स के बारे में देखते हैं क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं और क्या फायदा है इनका। ठीक है, चलिए। पहली चीज आती है, व्हाट आर द पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स आखिर होते क्या हैं? तो पावर प्लांट आपकी ऐसी फैसिलिटीज होती है जहां पे हम एनर्जी की अलग अलग फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि उसको हम किसी भी फॉर्म में वापस पहले की जगह चेंज कर सकते हैं। हीट, मैकेनिकल, थर्मल, वो तो सेम ही हो गई, केमिकल, किसी भी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक फैसिलिटी होती है जिसके अंदर एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स को किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, हम आपकी बार के यूज के लिए। तो व्हाट आर द पावर प्लांट्स? पावर प्लांट्स आर द फैसिलिटीज, these are the facilities in which the energy is converted into electrical. So power plants are the facilities in which energy is converted into the electrical form of it. एनर्जी की जो विद्युत रूप है, एनर्जी का, ऊर्जा का जो विद्युत ऊर्जा रूप है उसमें उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं? अब देखिए, बात होती है कि पावर प्लांट्स के होते हैं बहुत सारे टाइप्स। आप देखिए, जैसे एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। थर्मल एनर्जी हो गई, फ्यूल एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के। तो आपको क्या हर एक में से इलेक्ट्रिकल में चेंज करने के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम चाहिए होंगे। तो इसी तरह से आपके जो पावर प्लांट होते हैं उनके होते हैं बहुत सारे टाइप्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे मेन मेन टाइप्स की। जैसे कि आपके थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, आपके कोल पावर प्लांट्स हो गए, आपके जियो थर्मल पावर प्लांट्स हो गए। ठीक है, टाइडल एनर्जी हो गई, ओशन थर्मल पावर प्लांट्स हो गए और विंड टर्बाइंस हो गए, सोलर पावर प्लांट्स हो गए, इनके अलावा जियोथर्मल हो गए, बायोमास। इस तरह के बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं। हम मेन मेन पावर प्लांट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए। ये आपके कुछ मेन मेन टाइप्स के पावर प्लांट होते हैं। कोल पावर प्लांट्स, जहां पे बिजली बनाई जाती है कोयले से, कोयले को जलाया जाता है, उससे बिजली बनाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हैं, फिर उसको काइनेटिक एनर्जी चेंज करके टरबाइन के थ्रू बिजली बनाते हैं। टरबाइंस क्या होते हैं पहली वीडियो में बता दिया, नहीं देखिए तो जाके देख लेना। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होते हैं? वहां पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का यूज किया जाता है बिजली बनाने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली। जियोथर्मल, धरती की ऊर्जा का यूज किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब धरती की जो हीट है उसका यूज किया जाता है बिजली बनाने के लिए। सोलर पावर प्लांट दो टाइप के होते हैं। एक तो सोलर पावर प्लांट सिंपल वाले, जिसमें जो सूरज की रोशनी है उसी को कंबाइन करके एक जगह पे फोकस किया जाता है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ा के वहां पे बिजली बनाई जाती है। ठीक है, टेम्परेचर से। और दूसरा होता है सोलर सेल, जिनको हम बोलते हैं सोलर पैनल्स, जो आपके यहाँ आपके घरों में हर जगह पे यूज होते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको दिखाई देते हैं सोलर पैनल्स। ठीक है, तीसरा होता है आपका विंड विंड पावर प्लांट, जैसे विंड मिल्स हो गई आपकी, पवन चक्कियां, वो बायोमास, जो गोबर वगैरह, गोबर खाने का सामान जब ये डिकम्पोस्ट हो जाते हैं तो उनसे मीथेन गैस निकलती है। उस मीथेन गैस को हम दो तरह से यूज करते हैं, एक तो डायरेक्ट जला के खाना वाना बनाने के लिए भट्टी वगैरह में, और दूसरी उसी गैस से भट्टी जला के, मतलब भट्टी में यूज करके उससे हम क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन जो होता है आपके समुद्र, उसमें नीचे का ऊपर का टेम्परेचर दोनों में अंतर होता है। सतह का टेम्परेचर और गहराई में टेम्परेचर दोनों बहुत अलग होते हैं। सतह पे 25 से 30 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन सतह गहराई में माइनस तक भी पहुंच जाता है टेम्परेचर कभी कभी।
एक्चुअली माइनस तक तो नहीं पहुंचता, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो उस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज किया जाता है बिजली बनाने के लिए। बताएंगे सबको। टाइडल, जो समुद्र में जो वेव्स आती है ना, उनका यूज किया था, क्योंकि वहां पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो है समुद्र की वेव में, तो उनका यूज किया जाता है। सोलर सेल मैंने आपको बता दिया, सोलर पैनल से। ठीक है, तो ये मेन मेन आपके पावर प्लांट्स के टाइप है। बेसिक तो यही है, बाकी तो जैसे क्या है और ज्यादा यूज में नहीं, बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, लेकिन ये जो 3 4 है ना, ये बहुत ज्यादा मेन है। 1 2 3 ये सबसे ज्यादा यूज आते हैं। यही है आपकी जो पूरी दुनिया की बिजली का लगभग लगभग 70% बना रहे हैं। न्यूक्लियर, कोल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इसके अलावा डीजल, डीजल भी होता है, आप इसको ऐड कर सकते हो। डीजल पावर प्लांट, यहाँ पे डीजल इंजन का यूज किया जाता है जनरेटर घुमाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सारे पावर प्लांट्स की एक बेसिक वो लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे पावर प्लांट्स मिलेंगे। जैसे बात करें सबसे पहले कोल थर्मल पावर प्लांट की। यहाँ पे क्या होता है, आपका कोयला होता है, उसको पीसा जाता है, पीस के भट्टी में जलाया जाता है, उसकी वजह से जो हीट बनती है उससे आपके बॉयलर्स को गर्म किया जाता है, बिजली हीट बनती है, हीट से स्टीम बना जाती है, हाई प्रेशर स्टीम। स्टीम प्रेशर स्टीम को टरबाइंस भी यूज करते हैं, टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में जाती है, जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और ये सारी प्रोसेस चलती रहती है, बस बिजली बन गई आपकी। तो कोयला गया भट्टी में, पिस के भट्टी में गया, भट्टी जब चली तो उसने क्या किया, यहाँ पे कौन सा टरबाइन है, ये कौन सा क्या कहते हैं बॉयलर लगा हुआ है, ये इसको बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, यहाँ पे पानी की ट्यूब्स हैं, इनके नीचे आग लगी हुई है, तो ये पानी फ्लो करते हुए जाए, यहाँ से पानी आएगा और स्टीम बन के जाएगा। ये स्टीम जाके आपके इस टरबाइन को घुमाएगी, इस टरबाइन को घुमाएगी, और इस टरबाइन से आपका जनरेटर घूमेगा, बिजली बनाएगा। हैंड्स ऑफ, बिजली बन गई आपकी, बल्ले बल्ले। कोल पावर प्लांट इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये ये कोल पावर प्लांट की डेफिनेशन है। क्या यूज करते हैं इसमें, द हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जो आपके जीवाश्म होते हैं, कोयला वही तो है जीवाश्म, उनका यूज किया जाता है बिजली बनाने के लिए। हीट मतलब सिंपल सी बात है, आपको भट्टी चलाने के लिए, हीट बनाने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। तो ये थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर, थर्मल मतलब कि हीट से बिजली बनाई जाती है, तो उस हीट के लिए आपको अलग चीज चाहिए होती है। जैसे न्यूक्लियर में न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करते हैं, यहाँ पे इसका यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। जियोथर्मल में हीट, जमीन की गर्मी को। ठीक है, ये इसके फायदे होते हैं। ठीक है, एविडेंस, अफोर्डेबल, सस्ता है, रिलायबल, बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, हाई आउटपुट, बहुत ज्यादा क्षमता है, क्योंकि इसकी ज्यादातर है ना, आप कह सकते हो 50% ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल पावर प्लांट से बन रही है आज के टाइम में। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें कोयला अब धीरे खत्म होता जा रहा है। इजी एक्सेस हर जगह मिल जाता है, कोयले खदाने बहुत हैं दुनिया में। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा रेडिएशन वगैरह कुछ चक्कर है नहीं, सिर्फ धुआं निकलता है। पब्लिक हेल्थ रिस्क, ये इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, सबसे पहली बात तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, धुआं निकलता है तो वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ रिस्क, धुआं है, कैंसर बढ़ाने का चांस है। क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हाई मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस बहुत तगड़ा है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको बहुत बड़ी जगह चाहिए, उसके बाद उन जगह का मेंटेनेंस करते रहो टाइम टाइम, नहीं तो वो चीजें बिगड़ जाएंगी। बरसात में कोयला भीग ना जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कोल हैंडलिंग डिफिकल्ट, बारिश वगैरह से भीग जाए, गीला हो जाए, हल्का क्वालिटी का ना हो, वगैरह वगैरह। हाई वाटर यूसेज, पानी बहुत ज्यादा चाहिए इसको, क्योंकि पानी आपके का कोयले के ऊपर भी बिछा पानी छिड़कते रहते हैं, ताकि कि कोयला आपका सूख के उड़े नहीं। ठीक है, इसमें भी पानी यूज होता है, इसका पानी बहुत ही कम रिसाइकल हो पाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे। ये क्या है, कुछ नहीं है, आपने बांध देखे ना, बांध, वहां पे एक दीवार लगा दी, पानी आ रहा है, इकट्ठा होता गया, हो गया, बीच में छोड़ देंगे, ये पानी अब इतना हाई प्रेशर पे है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से फ्लो करेगा, जाएगा, टरबाइन पे पटकेंगे, टरबाइन पे हो गए, नीचे से निकल जाएगा, लेकिन टरबाइन को घुमाते हुए जाएगा रास्ते में, हम तो जाएंगे सर, तुम्हें ले डूबेंगे। ये टरबाइन घूमेगा, बिजली बनेगी, बल्ले बल्ले।
मतलब टरबाइन घूमेगा, उससे जनरेटर घूमेगा, जनरेटर बिजली बनाएगा, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, रिन्यूएबल है, नया है। ठीक है, इससे कोई रिन्यूएबल पावर प्लांट मतलब रिन्यूएबल मतलब कि इनसे एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता। इससे कुछ नुकसान होता है, वैसा नुकसान नहीं होता क्लाइमेट वगैरह को। ठीक है, दूसरा क्लीन, सिंपल है, कुछ इसमें किसी चीज का नुकसान नहीं है। डोमेस्टिक, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, एक बार बना दो फिर सिर्फ मेंटेनेंस है हल्का फुल्का। एडजस्टेबल, कहीं भी बना सकते हो, मतलब कहीं तो नहीं, ऊंचाई पे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक बार बनने में दिक्कत आती है बस। ठीक है, रिक्रिएशनेबल, दिक्कत अगर वो बढ़ जाए आपको, अगर पानी की इनटेक आपका बहुत ज्यादा है तो आप इसको और बढ़ा सकते हो और वो बना लो इसमें। एक्सपेंसिव, जिस जगह बनाया जाएगा एक बार कॉस्ट लगेगी लेकिन दबा के लगेगी, क्योंकि ऊंचाई बनाओगे, पानी का सोर्स अलग से निकालोगे, फिर उस जगह पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना इतना बड़ा, बहुत बड़ी बात है। पता है चाइना ने इतना, द थ्री गॉर्जियस डैम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है थ्री गॉर्जियस डैम, उसकी लंबाई इतनी है, अराउंड शायद 12 किलोमीटर, शायद उससे ज्यादा है। ठीक है, उसमें इतना पानी स्टोर होता है कि चाइना में है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम, कि उसकी जब फुल पोटेंशियल में भरा होता है ना, तो अर्थ की रोटेशन स्पीड को 0.008 मिली सेकेंड तक स्लो कर देता है वो। इतना पानी भरा हुआ, उसमें 12 किलोमीटर लंबा डैम बनाया है, तो कितने पैसा लगा होगा उसमें, और कितने की चीज होगी। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बहुत दमदार चीज होती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, देखो पहली बात तो महंगा है, दूसरा, ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इसका मतलब एनवायरमेंट के ऊपर इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि आप जब पानी बनाओगे तो उस मतलब पानी इकट्ठा करोगे तो पानी वहां पे तो इकट्ठा होता जाएगा पीछे की तरफ, जहां पे सिंपल नदी आ रही थी वो पानी इकट्ठा होने की वजह से फैलता जाएगा, पूरे पूरे जंगल को कवर कर लेगा, और फिर वो नदी भी सूख जाएगी, एक टाइम पे जाएगी नदी सूख ही जाएगी, एक्चुअल में होता है ये। ठीक है, वल्नरेबल ऑफ ड्रॉप, टूट गया तो खत्म है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी, हर जगह नहीं बना सकते, पहाड़ों पे बनाना पड़ेगा जहां से पानी ज्यादा आ रहा है। चलिए गाइस, वो एक्चुअली माइक की बैटरी खत्म हो गई थी तो चेंज करनी पड़ी है। ठीक है, हाँ, तो अपन बात कर रहे थे अपना हाइड्रोइलेक्ट्रिक हो गया, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अपना आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखिए, जैसे अपने घर में दादाजी होते हैं ना, दादाजी या कोई ऐसा बड़ा आदमी जिसके घर में हर कोई मानता है हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास होता है ना, और सबका चाहिए भी होता है, लेकिन जब अगर उसकी बुद्धि खराब होती है, तो जब उसकी आदत सटकती है तो वो किसी के बस में नहीं आता, वो फिर कांड भी तगड़ा करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को हम पावर प्लांट्स की श्रेणी में उसी जगह पर रखते हैं। ये भाई साहब बोलते हैं आपका लोड डिमांडिंग है हम संभाल लेंगे, लोड फ्लक्चुएशन आ रहा है हम संभाल लेंगे, कम जगह के हिसाब से डिमांड जा चाहिए हम संभाल लेंगे, इसकी जो क्या कहते हैं फ्यूल है वो कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब संभाल लेगा ये। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर इसके मामले में जरा सी भी ढील बरती गई, जरा सा भी ढीलापन दिया गया, केयरलेसनेस आई, देन ये भाई साहब सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब में। यस, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको प्रोफेशनल्स रखने पड़ेंगे, आपको केयरलेसनेस बिल्कुल अलाउड नहीं है, अदरवाइज ये हर चीज में सफिशिएंट है। पावर लोड कैपेसिटी शानदार है, लोड फ्लक्चुएशन आराम संभाल लेता है, पावर डिलीवरी एक नंबर है। ठीक है, वैसे पर इसमें बिजली बनती कैसी है, इसमें जो फ्यूजन होती है उसको बोलते हैं, इसमें जो मतलब हीट बनती है वो बनती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। इसी रिएक्शन पे आपका परमाणु बम भी बेस्ड है। इसके अंदर क्या होता है, वो होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन, उसके अंदर होता है अनकंट्रोल्ड, यहाँ पे कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूक्लियर भट्टी है, इसके अंदर सारी रिएक्शंस होती है, हीट बनती है, तो इसमें कूलिंग के लिए चलता ही रहता है, इसको भी ठंडा रखना पड़ता है, और इसकी हीट से फिर हम बॉयलर्स को यूज कर चलाते हैं। ठीक है, बात करें फायदे की, तो हाई एनर्जी डेंसिटी, बहुत ज्यादा एनर्जी है भाई, यूरेनियम के अंदर भर भर के एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। हम कहते हैं ना सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें चार तो फोर्स है फंडामेंटल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ग्रेविटेशनल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और उसी फोर्स की वजह से
जो एनर्जी बनती है उसी फोर्स को जब अपन एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो E बराबर mc² से बनती है, उसी से ये एनर्जी निकल के आती है। ठीक है। लो कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन बिल्कुल नहीं है, धुआं इसमें निकलता नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब ही नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं निकलता, कंपाउंड नहीं निकलता इसमें जो आपके एनवायरमेंट को हानि पहुंचाए। ठीक है। रिलायबल बेस लोड, आप इसको बेस लोड पे लगा सकते हो, मतलब आपका लोड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, ये इसको डायरेक्ट सप्लाई दे सकता है, ऑक्सिलरी की तरह या सप्लीमेंट्री की तरह नहीं। जैसे कि सप्लीमेंट्री और ऑक्सिलरी की तरह वैसे छोटे छोटे पावर प्लांट्स होते हैं ना, उनको यूज करते हैं, जैसे डीजल इलेक्ट्रिक है उसको अपन यूज करते हैं ऑक्सिलरी की तरह। अगर आपका लोड बढ़ रहा है शाम के टाइम पे, जो पीक आवर्स होते हैं ना लोड के, 4 से लेके 7 बजे तक का, 8 बजे तक का, वो पीक लोड टाइम होता है, तो उस जगह पे बढ़ा देते हैं। तो डीजल पावर प्लांट वहां पे इस तरह काम करते हैं, ऑक्सिलरी लोड की तरह या एक्सटेंशन लोड की तरह, बट यहाँ पे ये बेस लोड की तरह काम कर सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव इन लॉन्ग टर्म, अगर आपने इसको लगाया है तो लंबे टाइम तक चलेगा, लंबे टाइम तक कॉस्ट इफेक्टिव है, ROI इसकी निकल के आ जाती है। ठीक है, टाइम सही। पोटेंशियल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, यहाँ पे एनर्जी लीक होने का चांस ही नहीं है, आपको कोई उसको चुरा के ले जा रहा है, कोले वगैरह कुछ नहीं है, सब परफेक्ट इस जगह पे है। दूसरी बात, ये आपको बाकी के फ्यूल्स, जैसे हम कहते हैं भाई कोयला खत्म हो रहा है, हम कहते हैं डीजल खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं, इसको मतलब नहीं है, आप इस पे डिपेंड रह सकते हो, डन, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये परफेक्ट है। बट अब इसके नुकसान की बात कर रहे हैं, देख रहे हो फायदे से ज्यादा नुकसान है। देखो रेडियोएक्टिव वेस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसके अंदर जो वेस्ट बनता है वो होता है रेडियोएक्टिव, आप इसको कहीं भी नहीं रख सकते, कोयले की बनी हुई राख को आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो, वो तो सीमेंट बनाने में काम भी आ जाती है, समझे ना, जो कोल ऐश होती है ना वो काम आ जाती है सीमेंट बनाने में, लेकिन ये कोई किसी काम का नहीं, इसको हमको स्टोर कर रखना पड़ता है लगभग 20 से 30 साल तक, लगभग 20-30 साल तक, क्योंकि इसमें क्या है फिर उसके बाद रिएक्शन होने के बाद है ना रेडियो एक्टिविटी आ जाती है, ये मतलब वो तो पहले से होती है लेकिन रेडियो एक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा, पार्टिकल्स में से एक्सट्रैक्ट होते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता रहता है। ठीक है। दूसरी बात एक्सीडेंट रिस्क, अगर इसमें जरा सा भी कोई भूल चूक हुई तो ये बहुत जोर से फटेगा, पूरी जगह को लेकर डूबेगा, एटलीस्ट पूरे शहर को या तो। ठीक है, क्योंकि इसमें परमाणु में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वो रॉड से निकाल दो, ये परमाणु बम भी है पर बना बनाया। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पहली बार में भाई साहब बहुत पैसा लगेगा, बहुत पैसा लगेगा दबा के, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की जगह जैसे आप सेम उसमें 3 कोल पावर प्लांट बन जाएंगे, 2 या 3, लेकिन एक बार में पैसा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा लगता है, क्योंकि उसकी क्या कोल डिमांडिंग जो उसकी जो क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, इसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वाटर इंटेंसिव, पानी चाहिए बहुत ज्यादा, पानी बिजली बनाने के लिए नहीं चाहिए, इसको ठंडा रखना पड़ता पानी से, इसीलिए पानी चाहिए। और दूसरी बात पब्लिक परसेप्शंस, सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे बनेगा उससे आपको आवाजें दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें होता है रेडिएशन, आप कितना भी ट्राई कर लो, 3 तरह के रेडिएशन होते हैं आपको पता है, अल्फा बीटा गामा, लेकिन एक्चुअली एक और रेडिएशन होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रॉन रेडिएशन, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपके ये 3 जो रेडिएशन है इनके बारे में सबको पता है, इनको आप रोक सकते हो फिर भी लेड की परत लगा के, आपको पता है गामा रेडिएशन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन उनसे ज्यादा खतरनाक होता है न्यूट्रॉन रेडिएशन, क्योंकि न्यूट्रॉन रेडिएशन किसी भी तरह के एलिमेंट से, कंक्रीट दीवारों, लेड की परत, तो किसी से नहीं रोकता, और ये डायरेक्ट आपके डीएनए को डैमेज करता है। तो आप जहां पे भी पावर प्लांट बना रहे हो आपको वहां से आबादी को दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो फर्क पड़ेगा उस पर, उनकी जेनेटिक्स पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये इसका नुकसान है। ये बोलते हैं कि अगर आपको पावर प्लांट शट डाउन करना है, कोल पावर प्लांट बंद कर दो, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करना है ना, तो लगभग आपको 30 साल, मतलब कहते हैं कम से कम 2 साल तक तो उसको ठंडा होने तक के लिए टाइम देना पड़ेगा, उसमें पानी फ्लो करते रहना पड़ेगा, कूलिंग पंप हमेशा चालू रहने चाहिए उसके, कूलिंग बंद हुई आपका वो आपका जो न्यूक्लियर पाइल है वो मेल्ट हो जाएगी, रेडिएशन बढ़ेगा, आपके ग्रेफाइट रॉड टूट जाएंगे, और ग्रेफाइट रॉड के खराब होते ही आपका वो सीधा कैसे चेंज हो जाएगा परमाणु बम में, फिर फटेगा, दैट्स इट। तो इसमें कंक्रीट तक पिघल जाती है भाई। चलो आगे चलते हैं। जियोथर्मल पावर प्लांट कुछ नहीं है, वही है, धरती के अंदर मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा के अंदर बहुत ज्यादा हीट है, उसके पास एक रिजर्वॉयर लगाते हैं, इसमें एक मीडियम फ्लो कराते हैं अपने, एक लिक्विड फ्लूइड जो जाता है वहां से हीट गेन करता है, ऊपर आता है, पानी को गर्म करता है, पानी स्टीम में चेंज होता है, टरबाइन, जनरेटर, बिजली, और ये पानी फिर यहां से ठंडा होने के बाद वापस इसमें रिजर्वॉयर में आता है,
बस कुछ नहीं है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे पानी आया, जियोथर्मल रिजर्वॉयर में गर्म हुआ, ऊपर गया, पानी को गर्म किया, स्टीम बन के बिजली बन गई और ये वापस यहाँ पे आ गया। ठीक है। हम्म आगे बात करते हैं इसके फायदे नुकसान। देखो, रिन्यूएबल है, नया है, कोई बिजली को एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करता है क्योंकि इसमें ऑब्वियसली बात है कार्बन इमिशन नहीं होता। रिड्यूस वेस्टेज, जिस जगह पे जमीन खाली है ना, कुछ नहीं होता, उस जगह पे लगाओ, चलेगा, सबसे ज्यादा चलेगा। दूसरी बात, कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन इमिशन है नहीं है, ना तो कार्बन का कहीं पे यूज हो रहा है, ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, ना कोई ऑर्गेनिक वेस्ट हो रहा है डजन में। ठीक है, एनवायरमेंट सेफ है इससे। लेकिन कुछ कहते हैं ना कमियां हर चीज की होती है। पहली बात तो डिफोरेस्टेशन, जहां पे लगाओगे उस जगह की आबाद मतलब वन प्रति को हटाना पड़ेगा, डिफोरेस्टेशन होगा। लैंड यूज, जमीन को यूज करके बैठ जाएगा तरीके से, क्योंकि वहां पे बात उसकी नहीं है। आप अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस जगह पे अगर आपने लगाया था, कोल पावर प्लांट लगाया था उस जगह पे कुछ और भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ये बन गया उस जगह तो धरती में गड्ढा करना पड़ रहा है, तो लैंड को करप्ट कर लेगा उस जगह पे। ऑक्यूपाई डजंट मीन कॉस्ट बहुत ज्यादा है एक बार लगाने की, क्योंकि दुनिया में ना आज तक का सबसे गहरा गड्ढा भी पता कितना है? ठीक है, उसको बोलते हैं पोलर सुपर डीप ब्लैक होल। अरे यार, हम्म सबसे गहरा जो गड्ढा है वो अराउंड 12 किलोमीटर गहरा बनाया आपने, जो कि एक्चुअल अपनी अर्थ की पता गहराई कितना है? मात्र 0.002% है, समथिंग, बस इतना ही है, 0.02%, सॉरी, अराउंड 0.02%। इतनी गहरी है अपनी धरती और उन्होंने कितना बनाया? इतना सा, बस 12 किलोमीटर। इसको बोलते हैं पोलर सुपर डीप ब्लैक होल। और सोचो इसके लिए कितने वो करनी पड़ेगी, इसको बनाने के लिए 10 साल लगे थे इतना गहरा करने के लिए यहाँ पे, तो इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, वातावरण पे फर्क पड़ता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जमीन में गहराई होगी, सिंपल सी बात है, फॉस्फोरस फ्यूज वनस्पति बिगड़ेगी, आसपास के जो उर्वरकता वो कम होगी मिट्टी की, वगैरह वगैरह। दूसरी बात, सोलर पावर प्लांट्स सबको लगता है सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, कोई खतरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमको एनर्जी कहीं से लानी पड़ रही है, अपने आप आ रही है, उसी को यूज कर लो। ठीक है, इसके होते दो टाइप, अपने जो देखा है सोलर प्लांट कौन से सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो सोलर सेल्स। सोलर सेल से मिलकर सोलर पैनल बनाया जाता है, उससे बिजली बनाई जाती है, 12 वोल्ट के पावर सप्लाई देता है वो डीसी में, इसको इन्वर्टर में भेजते हैं, इन्वर्टर से ये आपका एसी करंट में चेंज होता है, एसी करंट से आप बिजली पंखे चलाते हो, साथ में ये 12 वोल्ट डीसी आपकी बैटरी को चार्ज करता है। दिन में आपकी लोड डायरेक्टली उस पर चलेगा और शाम को वो लोड शिफ्ट हो जाएगा बैटरी पे, बल्ले बल्ले। ये तो हो गया आपका छोटे प्लांट, छोटी उनके लिए, आपके घर के लिए लगाना हुआ, आपकी कोई इंडस्ट्री के लिए लगाना हुआ, छोटे मोटे के लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं बड़े, उनमें क्या होता है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, उस जगह पे हम यूज करते हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। इनमें क्या होता है, हम एक जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा जमीन है अपने पास और सूरज की गर्मी बहुत है, जैसे कि रेगिस्तान, उस जगह पे क्या करते हैं, बहुत सारे मिरर्स लगाते हैं और उन मिरर्स को एक जगह पे फोकस करते हैं, ये जो रिसीवर टावर है इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे आए, आपको पता है हम पहले करते थे लेंस से एक जगह पे फोकस करते थे, सूरज की रोशनी को आग लग जाती थी, है ना, होता था ना, सेम चीज इस जगह पे फोकस करेंगे। यहाँ पे हम भरते रखते हैं एक लिक्विड होता है, मतलब एक लिक्विड होता है सॉल्ट का, वो क्या करता है, हीट गेन कर लेता है, उसके बाद स्टोर होते रहता है। दिन में तो हम दो तरह से बिजली यूज कर सकते हैं, बिजली बना के डायरेक्टली, और साथ में रात के लिए स्टोर भी कर लेते हैं इसी में, फिर रात को उससे बिजली बनाते हैं। फीड वाटर हीटर है, यहाँ पे प्री हीटर है, स्टीम ड्रम है, वही सब चीज होती है। इसमें सर्कुलेट करने के लिए एक तरह सॉल्ट का एक कंपाउंड होता है, उसको किया जाता है। ठीक है, फायदे नुकसान दोनों में आप बिजली स्टोर कर सकते हो, इसमें डीसी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, यहाँ पे हीट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, एडवांटेज रिन्यूएबल है, कोई नुकसान नहीं है,
लो मेंटेनेंस है, शीशे वगैरह क्या करना है उनका, ठीक है। एनर्जी इंडिपेंडेंट है, किसी चीज पे डिपेंडेंसी नहीं है कि भाई आपकी कभी कोयला खत्म हो गया तो क्या करोगे, कोल पावर प्लांट का चलेंगे, गैस का एलपीजी खत्म हो गई तो, डीजल खत्म हो गए तो, अगर धरती में से यूरेनियम खत्म हो गया तो, अरे धरती थोड़ी खत्म हो जाएगी, सूरज थोड़ी खत्म हो जाएगा, सूरज की एज तो धरती से बहुत ज्यादा है, तो सूरज से आने वाली रोशनी कहीं में नहीं आ रही, खत्म नहीं हो रही, तो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो आप, एनर्जी आएगी, आपको बस कन्वर्ट करना है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्यूचर की एनर्जी सोर्स, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट राइजिंग इलेक्ट्रिक रेट्स, बिजली की रेट बढ़ने का से जो बचा रहा है ना वो यही है। दिन में पता क्या होता है, गर्मियों के टाइम में दिन में ना इतनी बिजली बनती है, इतनी बिजली बनती है कि जितनी जरूरत है ना उससे ज्यादा ग्रिड पे लोड बढ़ जाता है, किसका लोड का नहीं, सप्लाई का लोड बढ़ जाता है, इसीलिए उसको स्टेबल करने के लिए ये सस्ते में बिजली बेचते हैं सरकार, और उसका फायदा कौन उठाता है, वो उनको बेच देते हैं, जैसे किसान लोगों को वगैरह को, तो इसलिए दिन में क्या होता है, उनको बिजली अगर दिन में यूज करते हो तो सस्ती मिलती है, क्योंकि सोलर प्लांट है, धड़ल्ले से बना रहे हैं बिजली, सोलर प्लांट है, विंड मिल सब कुछ है, लेकिन सोलर प्लांट उस टाइम पीक पे होते हैं, बिजली बनाते हैं धड़ल्ले से, और उसी को फिर इसी वजह से वो क्या है, बिजली की कॉस्ट कम हो जाती है, और इसी वजह से कॉस्ट कम हो रखी है। नहीं तो सही बताऊं, आज के टाइम में बिजली आपके ना जब यूज करो ना 10,000-15,000 रुपए यूनिट, 30-40 रुपए यूनिट हो जाती है, अगर सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स पे बेस्ड होते तो अपन डिपेंडेंट होते तो। अब इसका डिसएडवांटेज, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, किसी जगह पे आप लैंड खरीदोगे, उस जगह लगाओगे, सबसे पहली बात उसकी बात करो तो रिमोट एरिया से सोलर पैनल आप देखते हो, एक पैनल ही कितना कितना महंगा आता है, तो इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, ठीक है। वेदर डिपेंडेंसी, बादल छा गए तो क्या करोगे, सर्दियों में क्या करोगे, तो वेदर डिपेंडेंट है, रात में क्या करोगे, हमेशा के लिए नहीं है, डिपेंडेंसी है इसकी, ठीक है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, एक वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमें ना रेगिस्तान, सारा रेगिस्तान है उस जगह पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसी वजह से ना आपका जो ग्लेशियर्स है ना उनका पिघलना बढ़ रहा है, वो थोड़ा स्लो है लेकिन हो जरूर रहा है, तो इनके द्वारा क्या होती है, हीट आई वैसे तो धरती एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन ये वैसा क्या करते हैं, उसको एमिट तो कर रहे हैं वापस एक जगह पे, दूसरी जगह पे एमिट हो रही है, फिर वो ऊपर जाती है ओजोन लेयर से टकरा के वापस नीचे, जो आपने साइकिल पढ़ी होगी जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम है, ये चीज ये उसको बढ़ाते हैं। देख ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सूरज से मतलब गर्मी का आना नहीं, गर्मी का ट्रैप हो जाना, गर्मी का उस जगह पे ट्रैप हो जाना, कार्बन एमिशन की वजह से क्या CO2 अपन मात्रा में बढ़ाते जा रहे हैं, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सी और O दोनों इस तरह, तो जैसे ही आपका ना फोटोन्स वापस लौट के जाते हैं धरती से इमिट होते हैं रात के टाइम में, तो ये लोग क्या करते हैं उसको बाउंस बैक कर देते हैं, ये वापस नहीं जाने देते उसको फोटोन्स को, इसी वजह से रात का टाइम आपका रात में जो है गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी को अपन बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये वैसा भी तो क्या कर रहा है, वही तो कर रहे हैं, एमिशन बढ़ा रहे हैं वापस इमिट होके निकलना, और वो कार्बन एमिशन उसको रोक रहा है, तो इसलिए एनवायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, धीरे धीरे पड़ रहा है लेकिन पड़ जरूर रहा है। आगे बढ़ते हैं, सोलर पावर प्लांट, ये क्या बात है, ये विंड पावर प्लांट है, बदल लेना, ठीक है। विंड मिल्स, सबसे सुंदर टिकाऊ चीज जो होती है उसको बोलते हैं विंड मिल, टिकाऊ तो नहीं बोलेंगे लेकिन सुंदर जरूर है, क्योंकि एक बार का प्लांट है, लगा दो जहां पे हवा चल रही है उस जगह लगा दो, परफेक्ट, कुछ नहीं करना है इनको, ये अपना घूमेगा बिजली बनाएगा, आपको अगर बिजली ज्यादा लग रही है कि हाँ भाई आपके लोड के हिसाब से ज्यादा है तो उसको खोल रोक दो, ठीक है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था कैसे काम करती है, लेकिन ये सबसे अच्छा सोर्स है, ठीक है। क्लीन एनर्जी, कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, रिन्यूएबल है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं है, ना तो बनाने को नुकसान है ना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक बार लगा दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो नाम मात्र की है क्योंकि आपको बस मेंटेनेंस देखना पड़ेगा इसका, ठीक है। जॉब क्रिएशन, जॉब्स क्रिएट कर रही है क्योंकि इसको जब आप लगाओगे तो पहली पहली बात इंस्टॉलेशन, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसके मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ होती है, तो जॉब्स बढ़ा रहे हैं, सिंपल सी बात। अब भाई जिसके बहुत ज्यादा फायदे नहीं तो छोटे फायदे भी गिने जाएंगे ना। डिसएडवांटेज, अनरिलायबिलिटी, इस पर डिपेंड नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, हवा नहीं चल रही तो, बहुत ज्यादा चल गई तो टूट जाएंगी, रिलायबल नहीं है, आवाज करते हैं बहुत ज्यादा, नॉइजी है, जिस जगह लगे हो कभी जाके देखना बहुत आवाज करते हैं, ठीक है। विजुअल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ये तो फालतू चीज है, विजुअल पॉल्यूशन देखने में पॉल्यूशन हो रहा है और नहीं तो लोगों को उनके भाई नजारे बिगड़ रहे हैं ना दुनिया के, जो कितना शानदार दिखता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट,
जिस जगह लगता है, ज्यादातर क्या लगता है इनको जंगलों के आसपास लगाते हैं। जैसे कि आप कभी अगर राजस्थान में जाओगे तो आपने जैसे देखा होगा अपन जो कौन सा पर्वत था वो, विजय पर्वत है कुछ ऐसे करके नाम था उसका, उस पे लगे हुए हैं, तो पर्वत के ऊपर लगे हुए हैं तो वहां के उस पर फर्क पड़ रहा है। नहीं तो उस पर टूरिस्ट प्लेस ज्यादा होते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि उनकी वजह से टूरिज्म बढ़ रहा हो, लेकिन फर्क पड़ता है क्योंकि जगह पे लगाते हैं। इनिशियल कॉस्ट लगाना महंगा होता है, इसको नहीं भूल सकते। इतने ऊंचे से टावर खड़े करना छोटी बात नहीं है, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। और बैटरी स्टोरेज, इसको स्टोर नहीं कर सकते। बायोमास, सब चीजों को सड़ा लो गला लो, एक जगह इकट्ठी कर लो और उसमें मीथेन इमिट होगी। मीथेन, मीथेन तो समझते हो ना, CS3, तो CS4 वो इमिट होगी, उसको आप यूज कर सकते हो एज ए फ्लेमेबल गैस है वो, ठीक है। फायदे रिन्यूएबल है, कोई नुकसान नहीं है। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस प्रभाव कम करता है। वेस्ट को कम कर रहा है क्योंकि आपके जो खाने पीने का और जो गोबर वगैरह का वेस्ट था अब वो कहीं बाहर फेंक नहीं रहा, उसको यूज किया जा रहा है। क्योंकि कुछ टाइम बाद पहले उसको यूज डिकम्पोस्ट करेंगे तो उससे पहले मीथेन गैस निकलेगी, उसको यूज कर लो, उसके बाद उसमें से फिर आपको खाद भी बन जाएगा, ठीक है। देन वो उसमें खाद में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन न्यूट्रल कुछ नहीं है, सारा काम चीज काम आ जाती है। डिफॉरेस्टेशन होता है इसके लिए, क्योंकि जिस जगह से आप लेके आ रहे हो, कई बार क्या होता है कि सप्लाई की पूर्ति नहीं होती तो चीजें लाई जाती हैं, जो चीज आपका वेस्ट बन के आ रहा था उसको अब वेस्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। जगह यूज होती है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट मतलब एक बार में लगती है तो बहुत बड़ा आपको बोल रिजर्वायर बनाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, बस वही सारी चीजें घूम फिर के सारी चीज वही है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके मेन मेन टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स के, ठीक है। विंड, सोलर, थर्मल, जियोथर्मल सब हो गए। इनके अलावा एक दो टाइप्स में और आते हैं, जैसे कि अगर आप बात करोगे तो जैसे कि आपकी टाइडल है, आपकी समुद्र की लहरें, आपको पता है ज्वार भाटा आते हैं, लो टाइड हाई टाइड दिन रात में, उसकी वजह से समुद्र में क्या है, लहरें होती है। कहते हैं दुनिया में ना दो चीजों को समझना बहुत मुश्किल है, एक तो औरत को और दूसरा समुद्र को। इनको समझा नहीं जा सकता, अनंत गहराई है इनकी, अनंत राज छुपे हुए हैं इनके अंदर ही, ठीक है। तो आपको क्या है, ओशन के अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा है, अर्थ की सबसे एनर्जी ओशन के अंदर ही है, बट उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, वो भी कैसे, कॉस्ट इफेक्टिव। आप महंगे प्लांट लगा रहे हो, बिजली महंगी मिल रही है, क्या मतलब है फिर उससे, आपको कॉस्ट इफेक्टिवली उसको बिजली को निकालना है, तो उसके लिए बहुत सारे वे, उनमें से ये कि टाइडल, इसमें कुछ नहीं करते, समुद्र की सतह उसके ऊपर कुछ ऐसे सक्शन पंप मतलब बड़े प्लेट्स लगाई जाती है, तो लहरों की वजह से वो प्लेट्स ऊपर नीचे होती हैं, उनकी मूवमेंट को हम जनरेटर को घुमाते हैं, दैट नॉट अ बिग डील, आराम से हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया एक होता है आपका, एक होता है आपका ओशियन थर्मल, इसमें कुछ नहीं करते, जैसे आपने पढ़ा होगा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, हम आगे पढ़ेंगे उसी की तरह ना, एक अमोनिया का लिक्विड लेते हैं, क्योंकि हमको पता है समुद्र की सतह पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, अराउंड 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और समुद्र की गहराई में कम रहता है, अराउंड 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो दोनों टेम्परेचर डिफरेंस है, तो क्या करेंगे हम क्या करें, दो रिजर्वायर बनाते हैं, एक तो सतह पे, एक जमीन के समुद्र के अंदर, उसमें एक रेफ्रिजरेटर को फ्लो कराते हैं, ठीक है। ऊपर आता है वो गर्मी से वेपर में चेंज हो जाता है, उस वेपर से अपन स्टीम को घुमाते हैं, स्टीम को से घूमने के बाद फिर उसको ठंडा करने के लिए हम नीचे समुद्र भेज देते हैं, क्योंकि वहां पर पानी ठंडा है, तो उस जगह पर वो अपनी हीट लूज करके ठंडा हो जाता है। ये साइकिल चलती रहती है, उसको बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी, OTEC, ठीक है। तो यहाँ पे आपके होते हैं ये पावर प्लांट्स खत्म, ये मेन मेन पावर प्लांट्स ही थे, आपको डिटेल में सबके बारे में बता दिया है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो इन पे मिल जाएंगे, अदरवाइज मैं आपको PDF डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।